हेलो दोस्तों, लास्ट टाइम क्लास में हमने डाला और रामकली के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे खेतों के लिए अनिवार्य पूंजी। देखो यहाँ पे है जैसे खेतों के लिए अनिवार्य पूंजी, यानी कि जितने भी छोटे किसान होते हैं वो पूंजी की व्यवस्था करने के लिए क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। ऋण का मतलब होता है एक तरीके से उधार। और जो बड़े या वो कहाँ से लेते हैं ऋण, वो बड़े किसानों से लेते हैं या गाँव के साहूकारों से खेती के लिए अपनी पूर्ति के लिए व्यापारियों से टैक मतलब कर लेते हैं। और ऐसे ऋणों पर ब्याज की जो दरें होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्हें ब्याज चुकाने के लिए, पैसा चुकाने के लिए उन्हें उनकी बड़े किसानों के यहाँ पे काम करना पड़ता है। और छोटे किसान और जो होते हैं वो मझोले और बड़े किसानों की खेती से जो बचत होती है उनसे भी पूंजी व्यवस्था प्राप्त कर लेते हैं। और इन किसानों को बचत कैसे होती है, देखिए इसके अंदर एक कहानी है जो सविता की कहानी है। सविता के बारे में, सविता एक क्या है, कृषक है, यानी कि खेती में काम करने वाली है और वो 1 हेक्टेयर की ज़मीन पर गेहूं उत्पन्न करने की योजना बनाती है। पर प्रॉब्लम क्या है उसके लिए, उसके पास अगर उसे खेती करनी है तो उसके पास उसके लिए बीज होना चाहिए, कीटनाशक दवाइयाँ होनी चाहिए और उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए पैसा चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है पैसा आएगा कहाँ से, तो उसके पास 3,000 रुपये चाहिए पर उसके पास पैसा नहीं है। अब इसके लिए वो क्या करेगी, तेजपाल जैसे बड़े किसानों से पैसा लेगी और वो पैसा किस पर लेगी, ब्याज पर। तेजपाल सिंह सविता से 24% ब्याज दर के से 4 महीने हेतु कर्ज देने को तैयार हो जाता है। यानी कि वो ब्याज कितने पर देता है, 24% पर। ब्याज की दर इतनी ज़्यादा ऊंची होती है कि सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कटाई के मौसम में वो उसके यहाँ पर, तेजपाल सिंह के यहाँ पर 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी और यह मजदूरी पर उसके लिए बहुत ही कम थी। सविता जानती है कि अब ये उसको खेतों में काम करना होगा और अपने खेतों में काम करने के बाद उसे क्या होगा, तेजपाल सिंह के यहाँ पर भी काम करना होगा और ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। और यहाँ तक कि उसे अपने बच्चों को भी देखना है और उसके अलावा उसे घर भी चलाना है। तो ये उस महिला के लिए बहुत मुश्किल का समय था और बहुत ही कष्ट का समय था, पर उसे पैसा चुकाने के लिए ये सब काम करना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगर हम देखें तो अधिशेष कृषि उत्पादनों की बिक्री, अगर हम देखें तो उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग करके, अगर हम उत्पादन के लिए, मैंने आपको बताया था हमारे पास ज़मीन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और श्रम होना चाहिए। अब जैसे अगर हम उत्पादन कर लेते हैं, गेहूँ उत्पादन हो गया और गेहूँ का उत्पादन हो के हमने उसे कटाई कर ली। कटाई करने के बाद हमने क्या करा, उसको गेहूँ को हमने रख लिया। अब देखो जो गेहूँ बचता है तो सविता और गोविंदा के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत ही कम गेहूं होता है, क्योंकि उनके पास इतनी ज़मीनें नहीं होती वो ज़्यादा उत्पादन कर सके। इसके लिए वो अपने परिवारों की ज़रूरत के लिए ही वो जो है गेहूं को रख लेते हैं और मझोले किसान बाज़ार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। और यहाँ तक कि गेहूं से जो लदी गाड़ियाँ होती हैं, बैलगाड़ी आप देख सकते हैं, बाज़ार में व्यापारी गेहूं खरीदते हैं और आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। जो बड़े किसान होते हैं, तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसान, वो अपनी ज़मीनों से जो भी गेहूं प्राप्त करते हैं उसे ज़्यादातर रायगंज की मार्केट में बेचते हैं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करते हैं। पर बात यह है उस कमाई का वो करते क्या हैं, उस कमाई का वो ज़्यादातर पैसा बैंकों में जमा करते हैं और बैंकों में जमा करने के बाद उस पैसे को वो क्या करते हैं, कर्ज देते हैं। और कर्ज किनको देते हैं, छोटे किसान। और छोटे किसानों में कौन हो गया, सविता जैसे किसानों को वो अपना पैसा देते हैं और वो पैसा उन्हें बैंकों से मिलता है। उसके बाद अगर हम तेजपाल सिंह को देखें तो उन्होंने पैसे बचा बचा के तेजपाल सिंह ने एक ट्रैक्टर तक खरीद लिया और उस ट्रैक्टर से भी उसने पैसे की योजना बनाई। उसी तरह तेजपाल सिंह के अलावा दूसरे भी बहुत किसान होते हैं जो क्या करते हैं, अपना पैसा कमाने का तरीका ढूंढते रहते हैं। उसके अलावा आता है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। अब देखिए गैर का मतलब क्या होता है, अलग। जैसे हम किसी गैर को कहते हैं ये बंदा गैर है, तो गैर का मतलब ये हो गया अलग। यानी कि गैर कृषि का मतलब ये होता है खेती के अलावा जो भी काम होते हैं वो सारे गैर कृषि क्रियाएं के अंदर आते हैं। और पालमपुर में आप जानते हो 25% लोग खेती के अलावा अन्य काम करते हैं और 75% लोग खेती करते हैं। अगर हम देखें तो इसमें एक होता है डेयरी। अगर हम पालमपुर में देखें तो परिवारों में डेयरी एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिया है।
जैसे लोग भैंस का दूध निकालते हैं और उसे मार्केटों में जाकर बेचते हैं, जहाँ जहाँ दूर दराज के नगरों और कस्बों में बेचा जाता है। उसके अलावा भी और वो बहुत सारे काम होते हैं जो करते हैं। अगर हम पालमपुर में देखें तो कुछ विनिर्माण, यानी कि विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से जो हम सामानों को बनाते हैं उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे घरों को बनाना, और भी बहुत सारे काम आते हैं। अगर देखो इसमें एक आता है मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल से ने एक गन्ना पेरने वाले, यानी कि गन्ने को पेरने वाली एक मशीन होती है, जो उसने मशीन खरीदी। अब पर वो मशीन किससे चलती थी? बिजली से। उसे उसने अपने खेत में लगाया और खेत में लगाने के बाद गन्ने को पेरने का काम बैलों की सहायता से भी किया जाता था, पर वो मशीन से जल्दी से हम कर सकते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से गन्ना खरीद कर उसे गुड़ बनाता और गुड़ बनाने के बाद उसे व्यापारियों को बेच देता और उससे जो भी वो लाभ कमाता और उस लाभ को अपने लिए इस्तेमाल करता। अब देखो पालमपुर के दुकानदारों में बहुत सारे दुकानदार आते हैं। जैसे दुकानदार के अंदर छोटे जनरल स्टोर हो गया, चाय वाला, गेहूं वाला, तेल, बिस्कुट, साबुन, दूध, टूथपेस्ट, ये सब के सब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं में काम करते थे। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग होते थे, आप देख सकते हैं, कपड़े भी बेचते हैं। कुछ परिवारों में घर के बस स्टैंड के समीप है तो वहाँ पे वो छोटी दुकानें खोल लेते हैं और जिससे वो अपना घर का खर्चा चलाते हैं। ऐसी एक करीम की कहानी है। करीम ने एक गांव में कंप्यूटर सेंटर खोला और कंप्यूटर सेंटर से कई छात्र कॉलेज जाने लगे। कई छात्र शाहपुर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने पाया कि गांव के कई छात्र कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं और गांव में 2 महिलाओं के पास अब कंप्यूटर की डिग्री भी थी और उन्हें काम पर लगाने का भी उसने निर्णय किया। उसने और कंप्यूटर खरीदे और अपने काम को और बढ़ाया और उससे और ज़्यादा पैसा कमाया। उसके बाद हाई स्कूलों के छात्रों ने भी इन कक्षाओं में आना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं करीम ने क्या करा, एक गांव में कंप्यूटर सेंटर खोला और कंप्यूटर सेंटर में बच्चों ने आना शुरू करा। उसके बाद उसने देखा कि गांव में 2 महिलाएं थी जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री थी। करीम ने और कंप्यूटर लगाए और कंप्यूटर के बाद उन महिलाओं ने भी उसमें काम करना शुरू करा और इस तरीके से करीम ने अपने कंप्यूटर के व्यापार को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अगर हम देख सकते हैं परिवहन का मतलब क्या होता है? कहीं से आना और जाना या किसी भी तरफ जाना। परिवहन के लिए जैसे अगर हम देखें तो तेज़ी से विकसित होता एक क्षेत्र है। आज के टाइम में हम देखेंगे तो परिवहन सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है। पहले जैसे तांगा, फिर रिक्शा, फिर उसके बाद साइकिल, फिर अगर हम देख सकते हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल, फिर रेलगाड़ी, जहाज़। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं परिवहन डेवलप होता जा रहा है। अब पालमपुर रायगंज के बीच में सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा भी चलता है, तांगे वाला भी है, जीप भी है, ट्रक भी है, ड्राइवर भी हैं, बैलगाड़ी भी हैं और भी बहुत सारी गाड़ियां चलाने वाले व्यक्ति भी हैं जो परिवहन में सम्मिलित हैं और लोगों और वस्तुओं में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक किशोर की कहानी। किशोर एक खेतीहर श्रमिक है, यानी कि जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है। किशोर अपनी मजदूरी से अपने घर के परिवार की ज़रूरतें जो पूरी करता है उसे बहुत कठिनाई होती है और कुछ साल पहले किशोर ने बैंक से कर्ज भी लिया था। अब किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी और उस भैंस से वो दूध बेचता था और यहाँ तक कि उसने अपनी एक भैंस गाड़ी भी बना ली जिससे वो कई तरीके के सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और यहाँ तक कि कुम्हार के लिए वो मिट्टी भी लेकर आता था और यदा कदा और वो गुड़, अन्य सामानों को मार्केटों में बेचता था और उससे भी वो पैसा कमाता था। और आप देख सकते हैं कि किशोर ने सिर्फ एक ही भैंस से कितने सारे काम करे और उसने आमदनी को बढ़ाना शुरू करा। उसके बाद अगर हम देखें तो इस चैप्टर से सारांश क्या निकलता है, क्या निकल के आता है? इस चैप्टर से ये निकल के आता है कि गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। कई सालों से लोग खेती कर रहे हैं। अब धीरे धीरे खेती में बदलाव आने लग गया है, पर अब पहले लोग खेती को पुराने तरीके से करते थे। पुराने तरीके से कैसे? पहले लकड़ी के हल का इस्तेमाल किया जाता था और आज के टाइम में हम लोहे के हल का इस्तेमाल करते हैं। पहले बैलों से खेती की जाती थी, अब आज मशीनें, ट्रैक्टर आ चुके हैं। पहले हम जो सिंचाई करते थे हम ज़्यादातर बरसात पे निर्भर होते थे, पर आज अगर हम बरसात पे नहीं, आज हमारे पास मोटर्स अवेलेबल हैं, बिजली अवेलेबल है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खेती कर सकते हैं। पहले के टाइम में बीज जो थे वो हमारे पास उतने अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं थे, पर आज अगर हम देखेंगे तो बीजों में HYV बीजों का हम इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बहुविध फसल प्रणाली।
बहुविध फसल प्रणाली का मतलब क्या होता है? एक ही टुकड़े पर ज़मीन के एक से ज़्यादा फसल उगाना। जैसे आपने ज्वार की भी फसल उगा ली, बाजरे की फसल उगा ली, गेहूँ भी और भी टाइप की फसलें। तो उसी वक्त क्या हुआ, 1960 के टाइम पे खेती में परंपरागत बीजों का इस्तेमाल किया जाता था। परंपरागत का मतलब जो चीज़ें पूर्वजों से शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, जिनमें उपज कम होती थी, यानी कि उन बीजों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जिससे कि बीज अच्छे पौधों को उगाया जा सके, अच्छी फसल उग सके। तो पर उनके लिए सिंचाई की ज़रूरत भी कम होती थी। लेकिन किसानों ने, और उस वक्त किसान गाय के गोबर और दूसरे खाद का इस्तेमाल करते थे। पर 1960 के दशक में एक हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के आने से बीजों का इस्तेमाल होने लगा और उन बीजों का नाम दिया जाने लगा HYV, जिसकी फुल फॉर्म थी हाई यील्डिंग वैरायटी। ये बीजों से गेहूं और चावल की खेती के नए नए तरीके सिखाए गए और पुराने बीजों की तुलना में ये बीज कहीं ज़्यादा अच्छे बीज थे और ये एक ही पौधों में कई अधिक मात्रा में अनाजों को पैदा कर सकते थे और ज़मीन के ऐसे टुकड़े में अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा भी उत्पन्न होने लगी और इसी को कहा जाने लगा हरित क्रांति। पर इन बीजों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, खाद अच्छी होनी चाहिए थी, कीटनाशक दवाइयाँ भी होनी चाहिए थी और यहाँ तक कि सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी इस्तेमाल होना था। उसके बाद अगर हम देखें तो सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीज और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया। कुछ ने तो ट्रैक्टर और फसल काटने के लिए मशीनें भी खरीदी और जुताई और कटाई के काम को भी तेज कर लिया। अब पालमपुर में बीजों की उपज अगर हम बात करें तो पालमपुर में जो पहले पुराने बीज इस्तेमाल होते थे, सिर्फ उनसे 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही गेहूं का उत्पादन होता था। पर HYV बीजों से कम 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि उसके दुगने से भी काफ़ी ज़्यादा। और पर प्रॉब्लम क्या थी? इसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो HYV बीज थे ये काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, इसको अच्छे किसान ही खरीद सकते थे। और इसका एक नुकसान भी था कि अगर हम इन बीजों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी के उपजाऊपन पे भी काफ़ी सवाल खड़े होते थे और मिट्टी का उपजाऊपन भी ख़राब हो सकता था पर अधिक से अधिक इनका इस्तेमाल करने से। जैसे हम अगला टॉपिक है, क्या भूमि वह धारण कर पाएंगे? देखो, ज़मीन एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका हमें सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए और वैज्ञानिकों से हमें कई बार इस बात की रिपोर्ट भी मिलती है कि खेती एक प्राकृतिक संसाधनों का एक अति उपयोग किया जा रहा है और हरित क्रांति के कारण खादों के ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी का उपजाऊपन भी मिट्टी की जो उर्वरता है, उर्वरता का मतलब जो उसकी क्वालिटी है वो भी ख़त्म होती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं सॉइल की फर्टिलिटी। इसके अलावा ज़मीन का जल भी अब धीरे धीरे स्तर कम होते जा रहा है और मिट्टी की उर्वरता और कई सालों से बनते आ रहे हैं और एक बार ख़राब होने के बाद इनको दोबारा से ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम देखें तो पालमपुर में ज़मीन किस प्रकार व्यवस्थित थी? अगर हम देखें तो सभी लोगों के पास खेती करने के लिए तो ज़मीन नहीं थी, उसमें कुछ लोग थे जिनके पास ज़मीन थी पर कुछ के पास ज़मीन नहीं थी। अगर हम देखें तो पालमपुर में 450 परिवार में से कम 1/3 यानी कि 150 परिवारों के पास ज़मीन नहीं थी और जो दलित जाति के थे। बाकी 240 जो परिवार थे वो ऐसे थे जिनके पास ज़मीन तो है पर 2 हेक्टेयर से कम है और 2 हेक्टेयर से कम टुकड़ों पर खेती करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ज़मीन के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के पास ज़्यादा आय नहीं हो पाती थी और ना ही वो इतना ज़्यादा आय कर पाते थे कि अपने परिवार को अच्छे से चला सकें। 1960 में गोविंद के पास सिर्फ 2.5 हेक्टेयर ही ज़्यादातर असिंचित भूमि थी, असिंचित यानी कि सिंचाई वाली नहीं, और गोविंद अपने तीनों पुत्रों की सहायता से इस पर खेती करता था और वो बहुत आराम से नहीं रह रहे थे क्योंकि उनके परिवार के पास अपनी एक भैंस होने वाली कुछ अतिरिक्त आमदनी के द्वारा अपना गुजारा वो कर रहे थे। यानी कि नॉर्मली क्या था, गोविंद के पास 2.5 हेक्टेयर जो ज़मीन तो थी पर गोविंद के 3 पुत्र भी थे। अब प्रॉब्लम ये थी, एक ज़मीन थी, 3 पुत्र थे और उसके बाद सिर्फ थोड़ी बहुत जो आमदनी वो करते थे, उनके पास एक भैंस थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वो कमा लेते थे। पर गोविंद की मृत्यु होने के बाद प्रॉब्लम क्या हो गई, बेचारे अब उन सिर्फ 2.5 हेक्टेयर ज़मीन को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो कितने हेक्टेयर आएगा? 0.75 0.75 0.75 इतना टुकड़ा। अब बेहतर सिंचाई की व्यवस्था भी चाहिए और गोविंद के बेटे अब इस ज़मीन से गुजारा भी नहीं कर पा रहे थे जिसकी वजह से अब उन्हें और दूसरे काम ढूंढने पड़े।
अगर हम बात करें कि पालमपुर में जो मझोले और बड़े किसानों के, तो मझोले और बड़े किसान के सिर्फ 60 ही परिवार थे जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन रखते थे, और कुछ बड़े किसानों के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 450 परिवार में से 150 परिवारों के पास तो ज़मीन नहीं थी। अब सोचो वो बेचारे किस हालत में रह रहे होंगे। 240 ऐसे परिवार थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी, यानी कि 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले पे करते थे। और जो हमने आप अभी एक कहानी देखी रही थी गोविंद की, तो बेचारे गोविंद के मरने के बाद उनके बेटों को कितनी प्रॉब्लम आई। पर अगर हम देखें आगे, यहाँ देखें तो दूसरी तरफ कुछ काफ़ी बड़े आकार के प्लांट भी थे, और बड़े किसानों के पास देखो कितनी ज़मीन थी, कम से कम 10 हेक्टेयर। सोचने वाली बात है, वो 10 हेक्टेयर ज़मीन पर अपनी खेती किया करते थे, और उससे वो कितनी आमदनी करते थे। तो दोस्तों ये है देखिए पालमपुर गांव की कहानी जो मैंने आपको बताई। पालमपुर गांव की अगर बात करें तो इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, और भारत में गांव क्षेत्र में कम से कम 100 श्रमिकों में से केवल 24 जो हैं गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। और गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य हैं, और गांव में बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना लोगों को करना पड़ता है। और आपने देखा छोटे किसान बेचारे किस हालात में अपनी खेती को करते हैं और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और इन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें।